3 मई 1981 को नरगिस नहीं रही। उनके आखिरी सफर पर अंतिम विदाई देने वालों में राज कपूर भी थे। मधु जैन की किताब द कपूर्स में लिखा है, नरगिस की अंतिम यात्रा में राज कपूर के साथ रश्मि शंकर गई थी। वो याद करती हैं कि वहाँ बेहद भीड़ थी। हर कोई राज कपूर को कह रहा था कि वो सामने की ओर चले जाएं, लेकिन वो पीछे ही रहे। कहने लगे, यहीं से तो गुजरेंगे। फिर कहने लगे, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं। उन्होंने अपना काला चश्मा लगा रखा था और वो भीड़ का हिस्सा ही बने रहे और बेहद जज्बातीपन थे। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। बोलो। चौंकिए मत, ये राज कपूर और नरगिस की लव स्टोरी है और फिल्म बॉबी का ये मशहूर सीन सिर्फ एक फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि राज कपूर और नरगिस की जिंदगी का असली सीन है। नरगिस के साथ राज कपूर की पहली मुलाकात ऐसे ही हुई थी। मैं कहाँ होंगी, मगर तुम? वो साल था 1946। राज कपूर अपने निर्देशन में एक फिल्म आग की शुरुआत कर चुके थे। इसी फिल्म की शूटिंग के लिए राज कपूर एक स्टूडियो ढूंढ रहे थे। उन्हें पता चला कि नरगिस की मां जद्दन बाई मुंबई के एक फेमस स्टूडियो में रोमियो एंड जूलियट बना रही हैं। राज कपूर के दिल पर नरगिस के साथ इस पहली मुलाकात का असर बेहद गहरा था। इस मुलाकात का राज कपूर की जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम था कि 1946 में हुई इस मुलाकात को उन्होंने 27 साल बाद अपनी फिल्म बॉबी में हूबहू पर्दे पर उतार दिया। इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। राज तो नरगिस के दीवाने हो चुके थे, लेकिन पहली मुलाकात में राज के बारे में नरगिस ने क्या सोचा था? लेखक TJS जॉर्ज की किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नरगिस के मुताबिक इस पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए नरगिस ने अपनी दोस्त नीलम को बताया, नीली आंखों वाला एक मोटा सा पिंकी घर आया था। उस रोज राज कपूर नरगिस को अकेले घर में पाकर घबरा गए और फौरन वापस आ गए। लेकिन नरगिस से मुलाकात का ये असर था कि नरगिस के घर से वो सीधे इंदर राज आनंद के घर पहुंचे, जिन्होंने फिल्म आग की स्क्रिप्ट लिखी थी। स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी थी, लेकिन राज कपूर ने अपने लेखक से कहा कि उस स्क्रिप्ट में वो किसी तरह नरगिस का रोल भी जोड़ दे, क्योंकि अब वही उनकी फिल्म की हीरोइन बनेंगी। भाई पता भी तो चले तुम्हारी हीरोइन है कैसी। एक लड़की ओस की बूंद की तरह मासूम, पहाड़ी नदी की तरह चंचल, जो रोए तो समंदर की छाती फट पड़े, जो हंसे तो अपने साथ दुनिया को हंसा दे। राज कपूर ने किसी तरह नरगिस को फिल्म आग की हीरोइन बनने के लिए मना लिया। 1949 में रिलीज हुई फिल्म आग बॉक्स ऑफिस पर तो ज्यादा कामयाब नहीं रही, लेकिन इस फिल्म ने राज कपूर और नरगिस के रूप में फिल्म इंडस्ट्री को एक बेहद कामयाब जोड़ी दे दी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस और राज कपूर एक दूसरे के बेहद करीब हो गए। नरगिस भी राज को पसंद करने लगी थी। उन्होंने अपनी दोस्त नीलम से कहा था, पिंकी अब मेरे साथ तरोताजा दिखने लगा है। अगली फिल्म बरसात की शूटिंग के दौरान राज कपूर और नरगिस और करीब आ गए। इस समय तक नरगिस ने सोच लिया था कि उनका भविष्य अब पूरी तरह राज कपूर के साथ ही है। लेखिका मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक जब बरसात बन रही थी, नरगिस पूरी तरह से राज कपूर के लिए समर्पित हो चुकी थी। यहाँ तक कि जब स्टूडियो में पैसे की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने की चूड़ियाँ बेच दी। उन्होंने दूसरे निर्माताओं की फिल्म में काम करके RK फिल्म्स की खाली तिजोरी को भरने का काम किया। RK वाकई नरगिस राज कपूर का एक बैनर था, वो एक साझेदार थी। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसी दौरान नरगिस की मां जद्दन बाई की मौत हो गई। अपनी मां की मौत के बाद बेहद अकेली पड़ चुकी नरगिस को राज कपूर में ही अपना सहारा नजर आया। ज्यादा से ज्यादा वक्त राज कपूर के साथ गुजारने लगी। 10 मार्च 1950 को फिल्म बरसात रिलीज हुई और जबरदस्त हिट रही और इसी फिल्म के एक बेहद रोमांटिक सीन ने
आर के फिल्म्स को उसका मशहूर लोगो दिया। यहाँ तक तुम्हारे दिल के तारों को भी इस तरह छेड़ दूं कि एक बार सर से पांव तक झंझना उठो। नरगिस से मुलाकात होने के पहले ही राज कपूर की शादी हो चुकी थी। राज कपूर और नरगिस के रिश्ते से उनकी पत्नी कृष्णा कपूर भी पूरी तरह वाकिफ थीं। शुरुआत में इसे लेकर राज कपूर के घर में काफी हंगामा रहा। लेकिन कहते हैं राज कपूर ने अपने परिवार से ये कह दिया था कि कुछ भी हो जाए वो अपनी पत्नी कृष्णा को कभी नहीं छोड़ेंगे। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक कृष्णा राज कपूर पलंग पर लेट जाती, रेडियो चलाती और उस पर गीत बजता, आजा रे अब मेरा दिल पुकारे। वो कहती, मैं वो थी जिसके लिए ये गाना होना चाहिए था। मैं पलंग पर लेट जाती और यही सोचती रहती कि शायद आज वो घर आएंगे। देखो पानी गहरा है, डूब जाओगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेट नहीं। राज कपूर और आर के स्टूडियोज नरगिस की जिंदगी में अब सबसे अहम हो चुके थे। नरगिस का सारा काम उनके बड़े भाई अख्तर हुसैन संभालते थे। लेकिन लेखिका केशवर देसाई की किताब डार्लिंग जी के मुताबिक अख्तर हुसैन बार बार नरगिस से कहा करते थे, बेबी तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, राज कपूर को भूल जाओ, अपना कामकाज करो, मेहनत करो, शादी करके अपना घर संसार बसाओ, क्यों इस चक्कर में बैठी? बचपना छोड़ दो, अब तुम बड़ी हो गई। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आखिर मेरी शादी पर आपको क्या एतराज है? मुझे शादी पर नहीं, मगर तुम जिससे शादी करना चाहती हो उस पे एतराज। इस बात को लेकर अख्तर हुसैन और नरगिस के बीच कई बार जबरदस्त बहस हुई। नरगिस को राज कपूर के अलावा जैसे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसे हंगामों से परेशान होकर नरगिस ने एक नया घर ले लिया और उनके कामकाज में उनके भाई का कोई हाथ नहीं रहा। वहीं राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने भी उन्हें समझाने की काफी कोशिशें की, लेकिन राज कपूर और नरगिस का रिश्ता जारी रहा। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये सब मैं सुन चुका हूँ। प्रेम। साल 1951 में आवारा रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये वो फिल्म थी जिसमें एक निर्देशक और अभिनेता के तौर पर राज कपूर को न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जबरदस्त शोहरत दिलाई। इस अजीब से फैसले के बाद नरगिस न सिर्फ अपनी निजी जिंदगी में बल्कि अपने करियर में भी पूरी तरह राज कपूर पर निर्भर हो गई। काम के नाम पर नरगिस के पास अब सिर्फ फिल्म श्री 420 थी, जिसकी शूटिंग शुरू होने में भी वक्त था। कुछ समय पहले तक जहां इंडस्ट्री में नरगिस के नाम का डंका बजता था, वहीं नरगिस अब आर के स्टूडियो में बैठे इंतजार करती कि कब उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक नरगिस के करीबी लोग भी ये कहने लगे थे कि अब राज कपूर की फिल्मों में हीरो का रोल ज्यादा बड़ा और अहम होने लगा है और हीरोइन सिर्फ नाचने गाने तक ही सीमित रह गई है। 1954 में राज कपूर और नरगिस साथ में सोवियत संघ गए। द कपूर्स की लेखिका मधु जैन को दिए गए एक बयान में अभिनेता देवानंद ने उस दौर को याद करते हुए कहा, मैं राज कपूर को ज्यादा अच्छी तरह तब जान पाया जब हम लोग 6 हफ्तों के लिए सोवियत संघ में रहे थे। वो 1954 का पहला शिष्टमंडल था। हम साथ साथ पार्टियों में गए, हमने साथ खाया पिया। राज कपूर और नरगिस एक ही कमरे में ठहरे थे। जहां कहीं भी हम गए, लोग पियानो पर आवारा हूं बजाते। कई बार राज कपूर जरूरत से ज्यादा पी लेते और उन्हें बिस्तर से खींचकर निकालना पड़ता। हम सब उनका इंतजार करते रहते और फिर दौड़ भाग करके नरगिस उन्हें तैयार। सोवियत संघ में राज कपूर की तो जमकर आवभगत हुई, लेकिन उनके साथ गई नरगिस को झटका लगा क्योंकि उनका स्वागत वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक नरगिस के भाई उन्हें ये मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि राज कपूर उन्हें छोटे किरदार दे रहे हैं, जबकि वो खुद सबकी नजरों में चाह रहे हैं। लेकिन जब नरगिस का मॉस्को जाना हुआ तो उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि वो ठीक कह रहे हैं। वहाँ वाकई उनके बारे में किसी ने पूछा तक नहीं। असल में कई लोगों ने ये सोचा कि वो राज कपूर की पत्नी यानी मिसिस कपूर हैं। उनके स्वाभिमान को काफ़ी ठेस पहुंची और ये एक अंत की शुरुआत साबित हुई। अब
अपने भविष्य को लेकर अब नरगिस को बेहद डर सताने लगा था। वो राज कपूर के साथ अपने रिश्ते को नाम देना चाहती थी। उन्होंने सिमी ग्रेवाल से कहा, मैं किसी और के बच्चों को अपना बच्चा मानते मानते थक चुकी हूँ। मुझे अपना घर चाहिए। मैं अपनी गोद में अपना बच्चा खिलाना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है। इस बारे में सोचकर नरगिस बदहवास रहने लगी और फिर इस उलझन का हल ढूंढने के लिए नरगिस उस वक्त के बॉम्बे के मुख्यमंत्री रहे मोरारजी देसाई के पास पहुंच गई। वही मोरारजी देसाई जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। कहते हैं उस समय मोरारजी देसाई हिंदू मैरिज एक्ट पर काम कर रहे थे। नरगिस ने उनसे मिलकर ये सलाह मांगी कि क्या कोई तरीका है जिसके जरिए पहले से शादीशुदा शख्स दोबारा शादी कर सके। तुमने तो कानून पढ़ा है। कहा जाता है कि मोरारजी देसाई ने नरगिस को डांटा कि वो ऐसा सोचे भी नहीं। कुल मिलाकर इस मीटिंग से नरगिस की परेशानी का कोई हल नहीं निकला। साल 1955 फिल्म श्री 420 रिलीज हुई और राज कपूर नरगिस की सबसे कामयाब फिल्म बन गई। खास तौर पर इन दोनों पर फिल्माया गया ये गीत अमर हो गया। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। लेकिन लेखिका किश्वर देसाई की किताब डार्लिंग जी के मुताबिक इस फिल्म में एक बिना ग्लैमर वाली मजबूर लड़की के रोल से नरगिस काफी नाराज रहीं। साथ ही फिल्म में उनका रोल भी ज्यादा बड़ा नहीं था। नरगिस को अब ये महसूस होने लगा था कि बाहर की फिल्म में साइन न करके उन्होंने अपना करियर दांव पर लगा दिया और राज के साथ निजी जिंदगी में भी उनका रिश्ता किसी अंजाम तक पहुंचता नजर नहीं आ रहा था। वो समझ चुकी थी कि अब फैसले का वक्त आ चुका है। मगर मैं बिकाऊ नहीं, समझे? मैं बिकाऊ नहीं। इसके बाद नरगिस अपने बड़े भाई अख्तर हुसैन के पास पहुंची और उनसे कहा, भैया मुझे काम दिलवाइए। भाई की कोशिशों से आखिरकार नरगिस को कुछ फिल्में मिल गईं और इन फिल्मों को साइन करने से पहले उन्होंने राज कपूर से पूछा तक नहीं, जैसा कि वो अब तक पूछती आई थी। राज कपूर को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत झटका लगा, लेकिन नरगिस जैसे नींद से जाग उठी। आखिरकार 1956 में रिलीज हुई RK बैनर की फिल्म जागते रहो नरगिस और राज कपूर की जोड़ी की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में नरगिस सिर्फ फिल्म के आखिरी सीन में नजर आती हैं और पानी के लिए भटक रहे प्यासे राज कपूर को पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाती हैं। नरगिस राज कपूर को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी और इन्हीं कोशिशों के दौरान उनके सामने आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और यादगार रोल, वो फिल्म जिसका नाम था मदर इंडिया। वो फिल्म जिसकी शूटिंग के दौरान नरगिस का करियर और जिंदगी दोनों बदलने वाले थे। सन 1980 में पत्रकार सुरेश कोहली को दिए गए एक इंटरव्यू में राज कपूर ने इस घटना को याद करते हुए कहा, उसने मुझे दोबारा धोखा दिया। जो स्क्रिप्ट मैं राजेंद्र सिंह बेदी से लेकर आया था उसमें बूढ़ी औरत का किरदार निभाने के बारे में उसने कहा यह मेरी इमेज को खराब कर देगा, और अगले दिन वो गई और मुझे बताए बगैर मदर इंडिया साइन कर ली। आप इसके लिए क्या कहेंगे सर? पत्रकार सुरेश कोहली के मुताबिक जिस समय राज कपूर ने उनसे ये बात कही, नरगिस को उनकी जिंदगी से गए तकरीबन 20 साल हो चुके थे, लेकिन वो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे ये कल की बात हो। 1974 में कोहली को दिए गए एक और इंटरव्यू में राज कपूर ने नरगिस पर और भी कई आरोप लगाए। वो चुपचाप कोल्हापुर चली गई जहां मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। जब मैंने ये बात उसके सामने रखी तो बोली कि मुझे पता नहीं था कि कहानी क्या है। वाह, पिक्चर का नाम मदर इंडिया है और उसे पता नहीं था। राज कपूर यही नहीं रुके। इसी इंटरव्यू में किसी दिल जले आशिक की तरह वो एक जुड़ी हुई चिट्ठी निकाल लाए। ये चिट्ठी कई टुकड़ों को जोड़कर चिपकाई गई थी। ये चिट्ठी दिखाकर वो पत्रकार सुरेश कोहली से बोले, दुनिया कहती है मैंने नरगिस को नाउम्मीद किया। ये तो वो थी जिसने मुझे धोखा दिया।
साहब, इसने वो किया था। हमें एक पार्टी के लिए बाहर जाना था। हम लोगों को देर हो गई थी। मैं उसके पास गया तो उसके हाथ में एक कागज था। मैंने उससे पूछा कि वो क्या था। वो बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसने चिट्ठी फाड़ दी और वापस चली गई। जब हम कार तक पहुंचे तो मैंने कहा, रुमाल भूल गया हूं, और वापस गया। नौकरानी ने तब तक सफाई करके टुकड़े कूड़ेदान में डाल दिए थे। मैंने वो रद्दी कागजों की टोकरी उठाई और अपनी अलमारी में रख दी। अगले दिन मैंने उन फटे टुकड़ों को एक साथ रखा, जोड़ा और देखा कि वो एक निर्माता की ओर से शादी का पैगाम था। उसने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। ये उसकी ओर से धोखेबाजी की पहली हरकत थी। मैंने इस वाक्य को हूबहू जैसा हुआ था फिल्म संगम में रखा। नहीं सुंदर, नहीं, इसे न पढ़ो। वो अभी आए। रुमाल भूला, मैं अभी आता हूं। जिस तरह नरगिस से हुई अपनी पहली मुलाकात को उन्होंने अपनी फिल्म बॉबी में दिखाया था, उसी तरह चिट्ठी से मिला ये जख्म इस कदर गहरा था कि कई साल बाद उनकी फिल्म संगम में असली जिंदगी का वो जख्म पर्दे पर उभर आया। 1 मार्च 1957 का दिन। मदर इंडिया के इस खास सीन की शूटिंग एक हफ्ते से चल रही थी। नरगिस की डुप्लीकेट भी जब इस सीन को करती हुई घायल हो गई तो नरगिस ने इसे खुद करने का फैसला किया। सीन के मुताबिक नरगिस आग में फंसी हुई है। शूटिंग के दौरान सुरक्षा का पूरा इंतजाम था, लेकिन हवा तेज चलने लगी और हवा का रुख बदल गया। नरगिस आग में फंस चुकी थी। इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो पाती, सुनील दत्त भागते हुए आए और आग में कूद पड़े। सुनील दत्त ने किसी तरह नरगिस को आग से बाहर निकाल लिया। दोनों काफी जल चुके थे, लेकिन उस दिन अगर सुनील दत्त नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। सुनील दत्त ने न सिर्फ 28 साल की नरगिस की जान बचाई, बल्कि उनका दिल भी जीत लिया। राज कपूर ज्यादा लंबे कद के नहीं थे। वो करीब 5 फीट 7 इंच के थे। नरगिस उनके साथ कभी भी ऊंची हिल्स वाली सैंडल नहीं पहनती थी, लेकिन नरगिस की जिंदगी में सुनील दत्त के आने के बाद उन्होंने ऊंची हिल्स वाली सैंडल पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि सुनील दत्त की लंबाई करीब 6 फीट थी। राज कपूर नरगिस की ऊंची हिल्स वाली सैंडल को कभी नहीं भूल पाए। कई साल बाद उन्होंने अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल से कहा, मुझे पता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऊंचे कद का शख्स आ गया है। मुझसे मिलने आई थी और हील में मैं उसकी ऊंची हील को 20 मिनट तक घूरता रहा और फिर वो चली गई। 1974 में कोहली को दिए गए एक और इंटरव्यू में राज कपूर ने कहा, कोल्हापुर से नरगिस का ड्राइवर आया और बोला, बेबी ने अपने सैंडल मंगवाए हैं। मैंने कहा, ले जाएं। ड्राइवर फिर आया, इस बार हारमोनियम के लिए। तब मुझे समझ आ गया कि सब खत्म हो चुका है। ऊंची एड़ी की सैंडल, बाजा और सुनील दत्त 6 फीट लंबे थे। इस दौरान राज कपूर नरगिस से मिलने की लगातार कोशिश करते रहे। जुलाई 1957 में नरगिस अपने फिल्म परदेसी की शूटिंग से लौटते समय बर्लिन में थी। उस समय बर्लिन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में शामिल होने के लिए राज कपूर भी वहां पहुंच गए। 6 जुलाई 1957 को लंबे समय बाद नरगिस और राज कपूर की मुलाकात हुई। राज कपूर ने उन्हें मनाने और उनके साथ वापस लौटने की गुजारिश की, लेकिन नरगिस ने उनसे साफ कह दिया कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और राज कपूर को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के पास वापस लौट जाना चाहिए। डिनर के बाद जब नरगिस जाने लगी तो राज कपूर ने उनसे कहा, ये साथ में हमारा आखिरी डिनर था। अब हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। याद है मैंने कहा था हमारा घर होगा, गृहस्थी होगी, हमारे बच्चे। और फिर 7 जुलाई 1957 को जब नरगिस वापस लौटने के लिए फ्लाइट लेने वाली थी तो नम आंखों के साथ राज कपूर उनसे मिलने एयरपोर्ट पहुंच गए। इस घटना का जिक्र करते हुए नरगिस ने सुनील दत्त को एक खत लिखा।
राज कपूर बहुत चुप थे और मैं भी। मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें बुरा लग रहा होगा। मैं भी बहुत तनाव में थी। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और हमने हाथ मिलाए। उन्होंने मुझे आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दी। मैं फ्लाइट की तरफ बढ़ गई। मैंने देखा कि काफी समय तक वो मुझे देखकर हाथ हिलाते रहे। मैंने उनकी आंखों में आंसू भी देखे। मुझे भी तकलीफ हुई, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि ये बिना हंगामे के हो गया। इस घटना के करीब 8 महीने बाद 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली। जिस परिवार के सपने नरगिस ने हमेशा देखे थे, वो सपने मिसेस दत्त बनकर पूरे हो गए। नरगिस और सुनील दत्त की शादी की खबर जब राज कपूर तक पहुंची तो सबको जाहिर हो गया कि राज कपूर कभी नरगिस को भूल ही नहीं पाए थे। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक तो राज कपूर जैसे बर्बाद हो गए थे। जब उन्हें ये पता चला कि नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली है तो आपे से बाहर हो गए। वो अपने दोस्तों के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। अफवाह तो ये भी थी कि उन्होंने जलती हुई सिगरेट से खुद को जलाकर ये जानने की कोशिश की कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहे। पत्रकार बनी रुबेन द्वारा लिखित राज कपूर की जीवनी में राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर उस बुरे वक्त को याद करते हुए कहती हैं, हर रात के बाद अगली रात को वो पी कर आते रहे। वो आते और नशे में धुत होकर बाथटब में ढेर हो जाते और बुरी तरह रोते, रात दर रात। आपको लगता है कि मुझे लगा होगा कि वो मेरे लिए रोते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता था कि वो उसके लिए रोते थे। इस वाक्य के कुछ साल बाद एक पार्टी में कृष्णा राज कपूर की मुलाकात नरगिस से हुई। पत्रकार बनी रुबेन की किताब के मुताबिक नरगिस उनके पास गई और उनसे माफी मांगी। इस किताब में कृष्णा कपूर कहती हैं, नरगिस खुद इन सब बातों के साथ मेरे सामने आई। कहने लगी कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए उन्हें कितना रंज है, उन सारी तकलीफों और बेइज्जती के लिए जो मुझे उनकी वजह से झेलनी पड़ी, उसके लिए अब उन्हें कितना खेद है। मैंने उन्हें बीच में ही रोका और कहा, भगवान के लिए अब इसके बारे में और कुछ न बोले। अब सब खत्म हो चुका है और इसके लिए रंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपके साथ ना होता तो किसी और के साथ होता। 3 मई 1981 को नरगिस नहीं रही। उनके आखिरी सफर पर अंतिम विदाई देने वालों में राज कपूर भी थे। मधु जैन की किताब द कपूर्स में लिखा है, नरगिस की अंतिम यात्रा में राज कपूर के साथ रश्मि शंकर गई थी। वो याद करती हैं कि वहाँ बेहद भीड़ थी। हर कोई राज कपूर को कह रहा था कि वो सामने की ओर चले जाएं, लेकिन वो पीछे ही रहे। कहने लगे, यहीं से तो गुजरेंगे। फिर कहने लगे, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं। उन्होंने अपना काला चश्मा लगा रखा था और वो भीड़ का हिस्सा ही बने रहे और बेहद जज्बातीपन थे।